अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहसिन ने। उन्होंने अपना शहर और मुल्क बताने से मना किया है। मोहसिन कहते हैं कि मुझे आपकी कहानियां सुनते हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। कुछ ही अरसा पहले एक दोस्त ने मुझे आपकी एक कहानी का लिंक सेंड किया और जब मैंने आपकी कहानी को सुना, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर सुनता ही गया और मुझे लगा कि आज उम्र के इस हिस्से में वो सच्ची दास्तान, वो सच्ची कहानी, वो सच्चे वाकयात जो मेरे अपने साथ बीते, जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाए, आज आपके हवाले कर दूं। क्योंकि जिस अंदाज में आप समा बांधते हैं कि कोई एक दफा आपकी कहानी को सुन ले तो उसके बाद हो ही नहीं सकता कि वो दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, एक के बाद एक कहानी ना सुनना शुरू कर दे। बहुत सारे लोगों के चैनल हैं, लेकिन मैंने कभी भी कहानियां नहीं सुनी। लेकिन आपकी कहानी सुनने के बाद एक आदत सी बन जाती है, रात सोने से पहले जब तक कहानी ना सुने नींद नहीं आती। मोहसिन कहते हैं मैं अपनी कहानी की तरफ आता हूं। मैंने उनकी कहानी को अपने लफ्जों में जरूर आगे पीछे किया है, उनकी इजाजत से। उन्होंने कहा था कि आपको इजाजत है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कहानी को आगे पीछे कर सकते हैं। मेरी आज शादी हुई थी। मैं अपने मां बाप की अकलौती औलाद था, एक ही बेटा, और मेरे मां बाप को बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा गया था। मेरे वालिदैन कारोबारी शख्सियत थे, एक बहुत बड़ा नाम, और जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वो भी एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत के मालिक थे। यूं दोनों घराने बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते थे। पैसा, कारोबार, शोहरत, इज्जत, सब कुछ था। मेरी फरीहा के साथ शादी तय कर दी गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और मजे की बात यह थी कि फरीहा भी अपने वालदैन की अकलौती औलाद थी। वालदैन ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और जब उसे बताया गया कि उसकी शादी मोहसिन से तय की जा रही है तो वालदैन को डर था कि कहीं बेटी इनकार न कर दे या अपनी पसंदीदगी का इजहार न कर दे। लेकिन मोहसिन का नाम सुन के उसने खुशी का इजहार किया और कहा, हां, मुझे मोहसिन पसंद है। हम दोनों ने कभी एक दूसरे से पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसने हां कर दी। शायद वो मुझे पसंद करती थी। खुदा ने मुझे भी कद काट, शक्ल सूरत खूबसूरत दी थी। जोरों शोर से शादियों की तैयारियां मुकम्मल हुई और यूं दुल्हन बने संवरी सजी वो मेरे घर पहुंच गई। जब ये शादी की बातें हो रही थी तब मेरा और फरीहा का आपस में बातें करना, गपशप करना, यहां तक कि हमने अपनी शादी की शॉपिंग भी काफी हद तक इकट्ठे की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हम दोनों ही अपनी शॉपिंग करने जाते थे। फोन पे राब्ता करते और फोन पे राब्ता करके क्या क्या लेने जा रहे हैं और वापस जब शॉपिंग करके आ जाते फिर एक दूसरे को बताते हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं। हम एक दूसरे से ज्यादा मिलते नहीं थे। जब से शादी की बात तय हुई थी तो वालिदैन की ख्वाहिश थी, मजा ही तब आता है जब इंसान अपनी बीवी का घूंघट उठाए, तो वो ज्यादा खुशी के लम्हे होते हैं। तो यूं हम रिसीवर उठाते, बातें करते, लेकिन मिलते कम ही थे। अब उस शादी वाले घर को जहां बेइंतहा रोशनियों से सजाया गया था, पूरा हमारा घर जो बहुत बड़ा, एक बड़ी सी सोसाइटी में घर था, पूरा घर जगमगा रहा था। रोशनियां ही रोशनियां थीं। बड़े बड़े नामवर लोगों ने इस शादी में शिरकत की थी। आज शादी का शोर इसलिए कम हो गया था कि कल
दावत वलीमा होनी थी। आज रुखसती होके दुल्हन बन के फरीहा मेरे घर यानी कि मेरे बेडरूम में, जो अब उसका बेडरूम था, दुल्हन बनकर पहुंच चुकी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था और बाकी रिश्तेदार जो भी घर पहुंचे हुए थे वो दुल्हन को देख रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सब जाना शुरू हो गए और वो लम्हा आ गया जब मुझे दुल्हन बनी फरीहा को पहली दफा इस अंदाज में देखना था कि ये जो एक गोश्त का जिस्म, जिसके अंदर एक रूह है, जो इंसान है, जो खूबसूरती की अता करता एक ऐसी पर्सनैलिटी, शख्सियत है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आज इसी लम्हे से वो और मैं एक हो जाएंगे, मरते दम तक हम एक दूसरे के साथी बन जाएंगे। दूल्हा का लिबास पहने हुए जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा बेइंतहा फूलों से, गुलाब के लाल फूलों से सजा दिया गया था, खुशबुओं से मुअत्तर था। पूरे कमरे में खुशबू फैली हुई थी और जिस जगह पे वो बैठी थी उस बेड को भी बेइंतहा सजाया गया था। वो इस अंदाज में सिमट कर बैठी थी कि उसने अपने मुंह को ढांप रखा था। मैं चलता हुआ उस बिस्तर के करीब जाकर बैठा और मैंने गला साफ किया जैसे कोई किसी को मुखातिब करता है। मेरे इस गला साफ करने पे उसको एहसास हो गया कि मैं कमरे में दाखिल हो चुका हूं और उसके बिस्तर के पास बैठ के किसी अल्फाज के चुनाव को सोचते हुए कि कौन से अल्फाज का चुनाव करूं, गला साफ कर रहा हूं। यकीनन उसको अंदाजा हो गया था मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैंने उसके सामने बैठ के कहा, फरीहा, हमने बहुत बातें की, आज से हम जीवन साथी हैं। जिंदगी के उस लम्हे को जो अभी हम इकट्ठे इब्तिदा करने जा रहे हैं, कि इसी लम्हे से, आज से जब हम निकाह में जुड़ गए और उसके बाद आज जब मैं तुम्हारे करीब आके इस बिस्तर पर बैठा हूं, इस लम्हे से लेके मरते दम तक मैं तुम्हारा रहूंगा। मेरी लाइफ में पहले क्या खता हुई, क्या हुआ, वो मेरी पुरानी लाइफ थी। अब से ये लाइफ तुम्हारी है और मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारी जिंदगी में भी क्या था मैं कभी तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आज से तुम्हारी लाइफ भी मेरे लिए होनी चाहिए। ऐसी कई बातें करते हुए मैं जब उसके बिल्कुल करीब पहुंचा और जैसे ही उसका मैंने घूंघट उठाया तो फरीहा, जिसको मैं पहले देख चुका था, मिल चुका था, भला की खूबसूरत थी और एक माँ बाप की अकलौती औलाद होने की वजह से जिसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया था, एक मॉडर्न पर्सनैलिटी भी थी। लेकिन उसने जैसे ही मेरी शक्ल को देखा तो उसने जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दी। मैं एकदम से घबरा गया, पीछे मुड़ के देखा, क्या कोई पीछे खड़ा है? क्या हुआ है जो इतनी फरीहा चीखें मार रही हैं? मैं एकदम से पीछे हट गया, लेकिन उसकी चीखें मुसलसल बढ़ती जा रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था उसको कैसे स्टॉप करूं, रोकूं कैसे, कि फरीहा फरीहा उसको कैसे झंझोड़ूं। ये चीखें बाहर जाती तो मैं किसी को क्या जवाब देता, फरीहा क्यों चीखें मार रही है। तभी जब मुझे कुछ समझ न आया, मैं एकदम से आगे बढ़ा और उसको बाजुओं से पकड़ लिया और उसको झंझोड़ने की कोशिश की कि इसको रोक सकूं। फरीहा, होश में आओ, फरीहा फरीहा। मैं जैसे ही उसको झंझोड़ने के लिए उसके करीब हुआ, उसके बाजुओं को पकड़ा, तो उसकी निगाह जैसे ही मुझ पर दोबारा पड़ी तो पहले से ज्यादा ऊंची ऊंची उसने चीखें मारनी शुरू कर दी और इतनी ऊंची चीखें थीं कि मुझे उठ के एकदम से बाहर आना पड़ा कि अगर मैं इसके करीब खड़ा रहा तो शायद इन चीखों से पूरा घर जाग जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानता था वो इतनी ऊंची चीखें ऑलरेडी मार चुकी थी कि घर वाले परेशान हो गए थे। अब कमरे में उसकी चीखें बंद हो गई थी। मैं दरवाजे से बाहर आ गया था, घर के लोग काफी जाग चुके थे। अब क्या करूं, उसकी चीखें बंद हो गई, अंदर जाऊं, बाहर कोई आ गया मुझसे सवाल पूछेगा क्या हुआ तो क्या जवाब दूंगा। मैं परेशान खड़ा था कि फिर से मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, अपने बेडरूम में दाखिल क्या हुआ, देखता हूं फरीहा इस अंदाज में गिरी पड़ी है जैसे कोई बेहोश हो जाता है। मैं भागता हुआ उसके करीब गया, फरीहा फरीहा उसको आवाजें दी, लेकिन वो वाकई बेहोश हो चुकी थी। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकला, अपने वालिदैन को आवाजें देना शुरू कर दिया। घर के लोग जो पहले ही जाग चुके थे, इन चीखों को सुन के अपने अपने कमरों से निकल आए थे। मुझे इस तरह परेशानी के आलम में कमरे से भागता हुआ देखा तो मेरी तरफ आए और बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बताया फरीहा बेहोश हो गई है
और फौरी तौर पे मेरी वालदा, वालिद, घर के बाकी फर्द भी जल्दी से उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। तभी कहा गया, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को फोन करो। रात के उस लम्हे डॉक्टर को फोन किया गया। मैं परेशान सा ड्राइंग रूम में आके कभी बैठता, कभी उसको जाके देखता, समझ कुछ नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम जरा बैठो, बच्ची है, पहली दफा शादी हुई है, शादी की टेंशन होती है, कई घबराहट होती है, कोई परेशानी होती है, ऐसा हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आ गए, उन्होंने देखा, चेकअप किया, तो उन्होंने कहा परेशानी की बात नहीं है, बच्ची है, डर गई है, शादी की टेंशन और बहुत सारे इस तरह के मामला, नींद पूरी नहीं होती, इतने दिनों से इंसान हलचल में होता है, तैयारियां कर रहा होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। लेकिन ये सवाल का जवाब तो डॉक्टर के पास भी नहीं था कि उसने चीखें क्यों मारी थी। वो तो बस यही बता रहे थे, बेहोश होना कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत स्ट्रेस होने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, थकावट की वजह से। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, ये सुबह तक ठीक हो जाएंगी, इनको आराम करने दीजिए। बाकी उन्होंने चेकअप कर लिया था, उसका ब्लड प्रेशर, जो जो चीजें डॉक्टर चेक करते हैं वो सारी ठीक थी। अब जब उसको उसके बिस्तर पे आराम से लिटा दिया गया, तब मेरी वालदा मुझसे मुखातिब हुई, क्या हुआ, ये चीखों की आवाज कैसे थी और ये क्या था। मैंने उनको बताया, अम्मी मैं ऐसे कमरे में गया हूं, ऐसे बातें की हैं, और मैंने जैसे उसका घूंघट उठाया है तो वो इस तरह वो चीखें मारना शुरू हो गई है। वालदा को कुछ भी समझ ना आया। खैर रात जैसे कैसे गुजर गई, सुबह हुई, फरिया उठी, बिल्कुल ठीक थी, नाश्ता वगैरह किया गया। रात उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसने चीखें मारी थी, उससे जिक्र भी नहीं किया गया, डॉक्टर ने कहा था इसे ऐसा याद भी ना दिलाया था। वो मुझसे मिली, बहुत प्यार से मिली, एक इज्जत से मिली, एक ऐसी उसके मिलने में, उसके रवैये में, जैसे अपने शौहर के लिए मोहब्बत, इज्जत, वो जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब उसमें मौजूद थे। तो इसका मतलब थे रात वाकई डॉक्टर ठीक कह रहा था, कोई परेशानी थी। सारा दिन मेहमानों की आमद भी रही, दावत वलीमा, ये वो जो कुछ भी था, सारा कुछ इस तरह चलता रहा, यहां तक कि रात हो गई। मुझे कहा गया कि आज भी इसे आराम करने दिया जाए, वो कंफर्टेबल फील करे तो तुम उससे बातें करना, उसका दिल लुभाने की कोशिश करना, कहीं वो स्ट्रेस में ना हो। हम रात को बिस्तर पर लेटे, वो सो चुकी थी। हैरत की बात यह थी कि अभी कुछ देर पहले वो जाग रही थी और मैं, अंधेरा जैसे हुआ वो कमरे में चली गई, मैं इधर उधर मसरूफ रहा, और मैं जैसे उसके पास गया कि बातें करते, देखा वो सो चुकी है। मैं भी जाके उसके पहलू में लेट गया। अभी मैंने आंखें ही बंद की थी कि थोड़ी ही देर गुजरी कि मैंने देखा फिर से कमरों में चीखों की आवाज गूंज रही है। आज उसने पहले की तरह घूंघट नहीं ले रखा था, लिबास भी चेंज हो चुका था, और जैसे ही उसने जोर जोर से चीखें मारी तो मैंने जैसे ही फरीहा की तरफ देखा, मेरे अपने मुंह से चीखें निकल गई और मैं दौड़ता हुआ बाहर आ गया। घर वाले फिर से परेशान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। मैं भी हाँप रहा था, परेशान था, और मैंने बताया पता नहीं चली, फरीहा जब चीखें मार रही थी तो उसका चेहरा भयानक सा हो गया था, अजीब सा हो गया था। मेरी माँ ने कहा क्या हो गया है मोहसिन, तुम होश में तो हो, कैसी बातें कर रहे हो, पहले ही बच्ची परेशान है, ऊपर से तुम कह रहे हो उसका चेहरा अजीब से हो गया था, रुको मैं देखती हूं। वालदा अंदर गई, जाके देखा उसका चेहरा उसी तरह हसीन और जमील, कुछ भी चेहरे पे नहीं है। कहती है बिल्कुल तो ठीक है उसका चेहरा, लेकिन फिर क्या हुआ है। आज ये हुआ था, वो बेहोश नहीं हुई थी। वालदा उसके पास गई, उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, उसको कुछ जैसे होश ही ना हो। खैर थोड़ी देर के बाद वालदा ने मुझे कहा जाओ, अब वो अपने कमरे में है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अभी मैं दरवाजे में ही दाखिल हुआ था, वो सामने थी। उसने निगाह उठा के मेरी तरफ देखा तो फिर से उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं। और उसी लम्हे मैंने भी उसके चेहरे को, इसके बावजूद कि वो चीखें मार रही थी, गौर से खड़े होकर देखा था। क्या मेरा वहम है या वाकई चीखें मारते हुए उसका चेहरा खौफनाक भयानक हो जाता है, तो चीखें मारते हुए उसका चेहरा वाकई भयानक था। और मेरी मौजूदगी उसके लिए तकलीफ का, परेशानी का बायस बन रही थी। मैं जितनी देर वहां मौजूद रहता रात के उस लम्हे, तो वो और डरती और चीखें मारती, और उसका चेहरा भी भयानक था। ये क्या है। मैं उठकर खड़े खड़े वहां से बाहर आ गया। अब मामला वाकई बहुत ही उलझ चुका था कि ये क्या हो रहा है।
मैं जब बाहर आ गया तो उसकी चीखों की आवाज भी बंद हो गई। घर वाले परेशान, मुझसे पूछा, मुझे खुद समझ ना आया मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूं, लेकिन इतना जरूर था मैं परेशानी में था। मेरी वालिदा ने पूछा क्या बात है, मैंने कहा पता नहीं मां। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। पहले मैं खुद हवास बाख्ता हो जाता था, परेशान हो जाता था। इस लम्हे जब मैं कमरे के अंदर खड़ा हुआ उसको देख रहा था तो वो चीखें मार रही थी, तो मैं हड़बड़ाया नहीं। मैंने अपने हवास पे काबू रखा और तभी मैंने उसे गौर से देखा तो उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो गया था। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थीं, उसके गाल बहुत अजीब से हो गए थे, उसके होंठ काले स्याह ऐसे जैसे जले हुए हों, जैसे मेरे सामने फरिया नहीं कोई और बदसूरत सी लड़की बैठी हो। क्या माजरा है, क्या है, किसी को कुछ समझ ना आया। ठीक है, मां ने कहा सुबह मैं इस मामले को देखती हूं, अभी तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई, फरीहा को कुछ भी याद नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल मुझसे ऐसे मिली जैसे कोई बात ही ना हो। अब एक बात घर वालों को समझ आ गई थी, जैसे ही रात होती है फरीहा की हालत खराब हो जाती है। मोहसिन कहता है उसकी शक्ल बिगड़ी हुई है। फरीहा पता नहीं किस बात पे चीखें मारती है, उसको याद तक भी नहीं होता सुबह रात उसने चीखें मारी थी, बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था उसके साथ, वो तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। फिर से डॉक्टर से राब्ता किया गया तो डॉक्टर ने फिर से वालिदैन को मुतमईन कर दिया कि बाज़ दफ़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसने पहला सवाल यही किया था क्या ये शादी लड़की की मर्जी के बगैर है। उन्होंने कहा नहीं, उससे पूछा गया था, उसने कभी इनकार नहीं किया गया। उसके वालिदैन से भी इस बात की तस्दीक की गई। उनके वालिदैन ने कहा उसने तो खुशी से कहा था मुझे मोहसिन पसंद है, और उसने खुशी खुशी शॉपिंग की है, मोहसिन से वो फोन पे बातें करती रही, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा लेकिन अभी एक दो दिन जब तक वो खुद से नॉर्मल नहीं होती, कोशिश करें लड़का अलग सोए लड़की अलग सोए। यूं मजीद एक दो रातें हम अलग अलग सोते रहे। ये शायद तीसरी या चौथी रात थी। चौकीदार हमारे बड़े से बंगले के गेट पर बैठा हुआ था। जब आप गेट से दाखिल होते हैं, हमारे घर का एक बहुत बड़ा लॉन है। उस लॉन से चलते हुए जब आगे आप बिल्डिंग तक आते हैं तो वहां पे गाड़ियों का पोर्च बना हुआ है, गाड़ियां वहां पे आप खड़ी करते हैं और उसके बाद आप अंदर दाखिल हो जाते हैं गैराज से। ये शायद रात के 1:30 बजे या 1 बजे का टाइम होगा कि चौकीदार ने देखा फरीहा किस वक्त उठी कमरे से, क्या हुआ कोई नहीं जानता। उसने दरवाजा खोला और वो बाहर की तरफ आना शुरू हो गई और वो चलते चलते उस गेट के सामने आके खड़ी हो गई जो बाहर की तरफ रास्ता था। अगर वो गेट खुल जाता तो वो हवेली कोठी के बाहर होती। चौकीदार अपनी जगह से इज्जत से खड़ा हो गया कि बीबी जी आप रात के इसके पहर क्या हुआ। तो उसको ऐसे लगा जैसे बीबी जी नींद में हों और नींद में चलती चलती गेट तक आ गई हों, और वो आके गेट को इस तरह खोलने की कोशिश कर रही थी जैसे बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें बंद थीं। उसने मुखातिब किया, बात की, लेकिन कोई जवाब ना मिला तो उसने परेशान होकर इंटरकॉम उठाया, अंदर फोन कर दिया कि बीबी जी इस तरह हैं, गेट खोलने की कोशिश करी, अम्मी अब्बू जाग गए, भागते हुए आए, उसको लेकर गए तो पता चला वो तो नींद किसी हालत में चलती हुई आ गई है। फिर से वालिदैन से राब्ता किया गया, क्या ऐसा पहले कभी था? उन्होंने कहा नहीं, पहले कभी नहीं था। ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने दिन के टाइम फरीहा से बात की, वो दिन का टाइम बिल्कुल नॉर्मल होती, कुछ भी ना होता। रात होते ही उसका रवैया बदल जाता, वो जैसे मुझे देखती चीखें मारना शुरू कर देती, और मैं जैसे ही उसे देखता था मुझे भी वो भयानक नजर आती, वो फरीहा ना होती। मामला किसी को समझ नहीं आ रहा कि फिर मुझे वालिदैन ने कहा कि अब तुम कोशिश करो, फरीहा को दिन के टाइम जिस तरह कंपनी देते हो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर को भी समझ कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये कोई और माजरा है, हमें किसी अल्लाह वाले से राब्ता करना होगा। यूं जैसे ही रात हुई तो मैं आज फैसला कर चुका था, क्योंकि मेरा माजी मुझे बताता था कि मेरे साथ तो माजी में कुछ ऐसा हो चुका है। क्या मेरे माजी का ताल्लुक तो फरीहा के साथ नहीं है? और जैसे ही
फरीहा सोने के लिए कमरे में लेट गई तो मैं बाहर बैठ गया। मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। मैं परेशान था कि ये चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में कि रात के 12:30 बजे मैंने देखा फरीहा अपने कमरे से बाहर निकली है, जो मेरा भी कमरा था, और चलती हुई सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही है। मैं परेशान हो गया कि ये इस वक्त कहां जा रही है। मैं उसको देखना चाह रहा था। मैंने उसको मुखातिब नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसके पीछे जाना शुरू हो गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब मैं ऊपर पहुंचा तो क्या देखता हूं, वो छत तक जा चुकी है। नींद की हालत में दरवाजे खोलते हुए जब वो छत पे पहुंची है तो वो छत से कूदने के लिए तैयार खड़ी थी। इस अंदाज में थी कि मैं उसी लम्हे अगर पीछे से उसे जकड़ ना लेता तो शायद उसी लम्हे वो छत से छलांग लगा देती। मैंने भागकर उसे पकड़ लिया और चीखना शुरू कर दिया। चौकीदार ने आवाज़ सुन ली, घर वालों ने सुन ली, मुलाजिम भी, वालिदैन भी उठ के आ गए। उसको पकड़ा गया कि वो नींद की सी हालत में थी। उसको ये होश तक नहीं था कि वो छत से छलांग लगाने जा रही थी। उसे कमरे में ले आए, लेकिन अब मुझे कहा गया हम भी जाग रहे हैं, तुम भी कमरे के बाहर बैठो। ये बहुत खौफनाक है। उसे कमरे में लिटा दिया गया और मैं जैसे ही कुछ फैसला कर चुका, मैं अपने बिस्तर से, अपने सोफे से उठा, चलता हुआ अपने कमरे में गया। वो लेटी हुई थी। मैं सीधा उसके पास गया। मैंने उसे नींद से जगा दिया। जैसे ही वो नींद से जागी, उसने अपनी आंखें मलते हुए मुझे देखा। तो जैसे ही उसकी निगाह मेरे चेहरे पे गई तो मैं उसके चेहरे के तासुरात को देख रहा था। उसके चेहरे पे एकदम से खौफ छा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो खौफजदा होती जा रही थी। ऐसा उसके चेहरे पे खौफ आ रहा था कि मैं समझ गया कि मेरे चेहरे की तरफ ही वो देख रही है। मेरे पीछे, मेरे लेफ्ट राइट बैक पे कहीं नहीं देख रही। उसका फोकस मेरा चेहरा, और जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पे खौफ आना शुरू होता है। तभी उसने जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दी। मेरे वालिदैन भी भागते हुए अंदर आ गए। मैं अभी तक उसके सामने खड़ा था और उसको बाजू से मैं पकड़े हुए था और उसको झंझोड़ रहा था कि फरीहा, फरीहा, होश में आओ। कि तभी मैंने देखा वो जो अभी कुछ देर पहले सोई हुई थी, नींद में थी, जिसको मैंने जैसे ही जगाया, जागते ही उसने आंखें मली और उसके बाद उसके चेहरे पे खौफ के तासुरात आना शुरू हो गए। और जैसे ही उसने चीखना शुरू किया तो उसका चेहरा इंतहाई भयानक हो गया था। मेरी मां जब भागती हुई अंदर कमरे में आई तो क्या देखती है, फरीहा चीख रही है और मैं खड़ा कांप रहा हूं। मेरी मां ने मुझे कहा, तुम्हें मना किया था कमरे में आने से, क्यों तुम कमरे में आए हो? मामा, माँ फरीहा भयानक हो चुकी है। मेरे मुंह से अल्फाज खुद ब खुद निकल रहे थे और मैं फरीहा के सामने उसके मुंह पे उसको कह रहा था कि तुम बला बन चुकी हो, तुम डायन बन चुकी हो, तुम्हारा चेहरा डायन की तरह है, तुम बहुत भयानक नजर आ रही हो। माँ, इसकी आंखें देखें कैसे लाल सुर्ख हैं, इसके होंठ देखें जले हुए होंठ, इसका पूरा चेहरा जला हुआ है, झुर्रियों से भरा हुआ। ये कोई डायन है माँ, ये फरीहा नहीं है। तभी फरीहा जो चीख रही थी, चीखते हुए मेरी इन बातों को उसने भी शायद सुन लिया था। चीखते हुए उसने भी सेम यही जुमले बनाए, यही जुमले दोहराए कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं, कोई शैतान है। और सेम उसने मेरे चेहरे का जो नक्शा खींचा वो एक भयानक किसी शैतान का नक्शा था। एक ऐसे शैतान का जिसके सर के बाल नहीं थे, वो सर से गंजा था। उसके सर पे सींग नुमा कोई चीज थी। उसके लंबे लंबे कान थे, चूंच वाले बहुत ऊंचे कान। नाक उसके चेहरे पे थी ही नहीं, उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे थे, आंखों में कुछ भी नहीं था। उसके दांत बहुत बड़े थे। इंसान के मुंह में जितने दांत होते हैं उससे डबल दांत थे। यानी इंसान के दांतों की तादाद अगर 32 होती है तो वो 64 थे। बहुत बड़ा नीचे मुंह था और वो लंबे दांत ही दांत थे। बहुत अजीब, बहुत भयानक। और जब मुझे भी बाहर ले आए तो एक बात वालिदैन को जो समझ लगी थी, वो मेरे चेहरे की तरफ देखती थी तो वहां पे उसको कोई शैतान नजर आता था, और जब मैं उसके चेहरे की तरफ देखता था तो वो मुझे कोई डायन नजर आती थी। अब मामला घर वालों को जो समझ आया था कि जैसे ही रात होती है हम दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं तो चेहरे इतने बिगड़ जाते हैं कि दोनों ही चीखें मारते हैं। और तभी मैंने मां को बताया, मां, मैंने आपको कहा था ना
उसका चेहरा बदल जाता है। आज उसको सोते हुए मैंने जगाया इसलिए कि यह क्या हो रहा है। मां वो भयानक हो गई थी। तो मां ने बताया उसका चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो जिस तरह बता रही थी उसे तुम्हारा चेहरा भी भयानक नजर आ रहा था। वो रात जैसे कैसे कटी, वो सो गई। सुबह उठी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन वालिद एक अपने किसी जानने वाले को घर में बुला चुके थे। उन्हें वो सारा माजरा बता दिया गया था कि घर में क्या हो रहा है। मुझे उन्हें अपने पास बुलाया। उनकी शख्सियत ऐसी थी जैसे एक नमाजी, परहेजगार और एक नूरानी चेहरे वाले इंसान होते हैं, वैसे ही वो शक्ल के मालिक थे। मुझे बैठने के लिए कहा। हम दोनों कमरे में अकेले थे। शायद वो पहले ही मेरे वालिदैन से कह चुके थे कि मुझे तन्हाई में मोहसिन से बात करनी है। जब मैं उनके सामने बैठ गया तो मुझसे बोले, मोहसिन बेटा, आप मुझे बताओ आपने क्या देखा और क्या हो रहा है। मैंने शादी के हवाले से जो जो कुछ नजर आया था, जो जो कुछ हुआ था, जो वालिदैन पहले ही बता चुके थे, वो सब कुछ बता दिया। लेकिन वो मुझसे मुखातिब हुए, क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ और भी अजीब सा हुआ है? मैंने कहा, क्या मतलब? कहते, हां, मेरी आंखें जो देख रही हैं वही मैं पूछना चाह रहा हूं, कुछ और भी हुआ है? मैं कुछ देर खामोश रहा और उसके बाद मैंने कहा, हां, हुआ है। तो बोले, बेटा मुझे जरूर बताओ। क्योंकि मैं बच्ची से मिल चुका हूं और उससे मिलने के बाद, बातें करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि उसकी जान को खतरा है। वो नींद की सी कैफियत में कुछ भी अपनी जान के साथ कर सकती है। जैसे ही रात होती है उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता, किसी और के कंट्रोल में चला जाता है, जिसकी बुना पे उसकी जान जा सकती है। कोई है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और यह भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे पहले सुनना चाहूंगा। तभी वाले साहब कमरे में दाखिल हुए। ये दिन की रोशनी थी और आज पहली दफा दिन की रोशनी में फरीहा की तबीयत खराब हो गई थी। वो आते ही बोले, आप चलिए बासित साहब, फरीहा की तबीयत खराब हो गई है। मैं भी परेशान हुआ, कभी दिन को उसको ऐसा नहीं हुआ था। दोनों हम कमरे से निकले, भागते हुए गए तो कमरे के अंदर फरीहा की हालत अजीब सी हो चुकी थी। वो बिस्तर के ऊपर ऐसे तड़प रही थी, ऐसे जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। वालदा उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मुलाजमा भी साथ में बाजू पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने बाजू झटक देती और तड़पे जा रही थी। तभी वाले साहब ने कहा, जो आपने पानी दिया था वही सिर्फ इसको पानी पिलाया है, पानी पिलाते ही इसकी हालत खराब हो गई है। वो नूरानी चेहरे वाले जिनका नाम बासित वाले साहब ने पुकारा था, बासित साहब बोले, इसका मतलब है जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही है। मेरा अंदाजा सही निकला। बच्ची की जिंदगी काफी खतरे में है। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। मेरे वालिद से कहा, आप कमरे में मौजूद रहिए और बाकी सब बाहर चले जाएं। मोहसिन, उसकी वालदा, सारे मुलाजिम बाहर चले गए। कमरे में कुछ देर मौजूद रहे और थोड़ी देर के बाद कमरे से वो जब बाहर निकले, कहा, अब वो ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे ठीक है। मुझे आज जाना होगा। जो मैं सोच रहा था वही मामला है। कल मैं वापस आऊंगा। और हां मोहसिन बेटा, जो कुछ तुमसे पूछना था कल तुम्हें बताना होगा। वाले साहब उनको छोड़ने के लिए चले गए और मैं हैरान कि उन्होंने मुझसे जो आज सवाल पूछा था उसके लिए मैं उन लफ्जों का चुनाव कर रहा था कि कैसे उनको वो सब कुछ बता सकूं जो मैं खुद भूल चुका था। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे पूछा था माजी के हवाले से, तो मुझे याद करना था। मैं सोफे पर बैठ गया और एक गहरी सोच, बचपन और माजी में खो गया।
वो मोहल्ला जहां पे हम रहते थे उस वक्त मैं बहुत छोटा सा था। उस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर हमारा था, लेकिन उस मोहल्ले में रहते हुए हम सब बच्चे आपस में ऐसे खेलते थे, एक दूसरे के घर में आते जाते थे कि कोई रोक टोक नहीं होती थी। जब तक उस मोहल्ले से हम शिफ्ट नहीं हुए थे, उस मोहल्ले में रहते रहे थे, तो मुझे उस मोहल्ले की एक एक दरो दीवार से, गली से, हर मकान से प्यार था। मुझे याद था वहां पे मेरे दोस्त रहते थे जिनके साथ मैं खेलता था, शरारतें करता था। और मोहल्ले का वो एक घर जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता, जिसके अंदर मैं जैसे ही दाखिल होता था तो उस घर में दादी जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन असल में मेरी आंखें तलाश करती थीं शहनाज को। हां, मैं छोटा था, लेकिन वो इंतहाई हसीनो जमील सी बच्ची जो उस घर में रहती थी, शहनाज, वो मुझे अच्छी लगती थी। मैं जब उस घर में जाता था वो भी मुझसे खेलती थी। दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो बूढ़ी सी थी। और शहनाज की मां आबदा, वो भी मुझसे बहुत प्यार से मिलती थी। एक उनका कजन था जो उनके साथ रहता था। उनके वालिद, आबदा के शौहर और शहनाज के वालिद अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। रमजान उनके यहां रहता था, घर के काम काज भी करता था और घर की देखभाल भी करता था। वैसे वो मुलाजमत या कोई काम करता था ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन उनके घर के सारे मामलात, चाय बनाना, घर के काम काज करना, खाना वगैरह खवातीन बनाती थी। लेकिन दादी सुगरा में जैसे ही जाता बहुत मेरी भलाएं लेती, मुझे प्यार करती, दुआएं देती, पास बैठने को कहती। उस घर से ऐसी वाबस्तगी मेरी हो गई थी और वो वजह थी शहनाज। वो बचपन की मासूमियत की वजह से हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो शहनाज बेइंतहा खूबसूरत होती गई। इस गली की सबसे खूबसूरत बच्ची उस वक्त की शहनाज थी और जितने भी हम लड़के थे जानते थे कि सबसे ज्यादा शहनाज खूबसूरत है। शहनाज सिर्फ मेरे साथ ही खेलती थी। लड़के ये तो पसंदीदगी का इजहार तो नहीं करते थे, बचपन था, लेकिन उसके साथ खेलने की कोशिश करते थे। वो नहीं खेलती थी, सिर्फ मेरे साथ खेलती थी और मैं ही उसके घर ज्यादा जाता था। और जब थोड़े से और बड़े होना शुरू हो गए तो वहां पे सिर्फ शहनाज ना सिर्फ मेरे साथ खेलती बल्कि उसकी आंखों में मैं अपने लिए पसंदीदगी को भी देखता। जहां मैं उसको पसंद करता था, बचपन से उसके साथ खेलना चाहता था, उसके घर भी इसलिए जाता था कि शहनाज के साथ खेल सकूं, शहनाज मेरे साथ बाहर आए, हम घूमें फिरें। बच्चे जिस तरह शरारतें करते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होने लगे तो वहां शहनाज को कुदरत ने जो हुस्न से नवाजा था, वो बाकी लड़के भी कोशिश करते शहनाज से बात करने की, लेकिन शहनाज सिर्फ मेरी तरफ ही मुतवज्जो होती। सादगी का दौर था, मासूमियत का दौर था, लेकिन एक पसंदीदगी दोनों की निगाहों में मौजूद थी। एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं हम कर सके। उसकी रीजन, अभी इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि मोहब्बत का इजहार करते, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी होती। मैं जब भी उस घर के अंदर जाता, उनके घर के एक बिल्कुल साइड पे बड़ा सा दरख्त लगा होता, उसके नीचे चारपाई पड़ी होती। दादी अक्सर उस चारपाई के नीचे, उस दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर बैठी होती। उनकी वालदा काम काज करती नजर आती और रमजान भी अक्सर जब मैं जाता कुछ खाने पीने को देता। उनका रोजगार क्या था, पैसा कहां से आता था, ये तो उस मामले में मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर हमें पता चला हम कहीं और जा रहे हैं। वाले साहब ने ऐलान किया था, अपने कारोबार की वजह से बिजनेस बढ़ रहा था, चीजें बढ़ रही थी, कि अब हम ये घर बेचकर किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हैं। जब मुझे यह पता चला था तो मैं बहुत दुखी था। शहनाज मुझसे दूर हो जाएगी। वो बचपन का जो प्यार होता है, बचपन की दोस्ती से वो जो प्यार में बदल जाता है, सारी जिंदगी आप उसको भुला नहीं सकते। शहनाज, उसको मैं कैसे बताता कि हम लोग यहां से जा रहे हैं, लेकिन
बात मोहल्ले में फैल गई कि हम लोग जाने वाले हैं। तो एक दिन जब मैं शहनाज के घर गया तो वो बहुत उदास थी, मुझसे खेली भी नहीं। मुझसे उसने पूछा, मोहसिन, सुना है आप लोग जा रहे हैं यहां से? तो मैं उससे तो छुपा रहा था, लेकिन जब देखा कि वो जान चुकी है तो मैंने सर झुका लिया। हाँ, हम जा रहे हैं। तो उसने अपना सर झुका लिया, इस तरह पांव के अंगूठे से उस कच्चे फर्श पे लाइनें डालती रहीं, जैसे बेखुदी में इंसान कोई काम कर रहा होता है, उसका दिमाग कहीं सोचों में, कहीं दूर किसी सोच में गुम होता है। उसने उस दिन मुझसे कोई बात नहीं की। वो इतनी दुखी और इतनी गमगीन, इतनी उदास हो गई थी कि मैं चाहता था उससे दिल से बातें करूं, कोई वादा करूं कि मैं आऊंगा, लौट के आऊंगा, कुछ भी कहूं, लेकिन कुछ भी ना कह सका। यहां तक कि मैं अपने घर आ गया और फिर सामान वगैरह पैक हुआ, हम वहां से दूर कहीं चले गए। और जिस जगह पे हम गए वहां से शहनाज को मिलने के लिए जाना बहुत मुश्किल था। अभी इतनी उम्र भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह का पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, स्कूलिंग, कॉलेज, ये वो करते करते जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई, इस तरह दौड़ें लग गई कि फिर कई दफा चाहने के बावजूद मैं शहनाज की तरफ ना जा सका। शहनाज मेरे दिल में रही। कई साल गुजर गए। अब मेरी उम्र शादी की हो चुकी थी। मेरे वालिदैन फैसला कर रहे थे कि अब मेरी शादी कर दी जाए। तालीम मुकम्मल करने के बाद अब वो चाहते थे मैं कारोबार संभालूं और शादी हो। तभी मुझे शहनाज याद आई। जैसे ही शहनाज का नाम दिमाग में आया तो मेरे दिल में आया, मैं कैसा मसरूफ हूं जिंदगी में, कभी जाके उसको देखा भी नहीं। शहनाज तो वहीं रहती होगी, मैं जा सकता था, मिल सकता था, लेकिन मेरे दिल में अक्सर यह ख्याल आता, मैं शहनाज से अब मिलने के लिए जाऊंगा तो क्या कहूंगा? शहनाज, मैं तुमसे मिलने आया हूं, अब तो बड़ा हो गया हूं। वो तो बच्चे थे, एक दूसरे के घरों में चले जाते थे, अब कैसे जाऊंगा उसके दरवाजे पे? लेकिन फिर भी सोचते सोचते मैं आखिरकार गाड़ी चलाते चलाते उस मोहल्ले पहुंच गया। गाड़ी मैंने एक जगह पार्क की और पैदल चलने के लिए उस गली में दाखिल हो गया। हमारा वो घर, जो बेहतरीन घर था उस वक्त का, बड़ा घर था उस मोहल्ले का, जो हमने बेच दिया था, वहां पे कब अभी कोई और रहता था। मैंने बाहर खड़े होके अपने घर को बाहर से देखा, यादें ताजा हो गई। कौन सा कमरा था, कहां पे हम रहते थे, कैसे सोते थे, वो सब याद आ गया। इसी तरह चलते चलते उस शाम के टाइम जब अंधेरा फैलने लगा था, चलते चलते मुख्तलिफ घरों को देखते हुए, यहां मेरा ये दोस्त रहता था, यहां मेरा एक ये दोस्त रहता था, इन तरह बातों को यादें करते करते दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी कि वो घर नजर आ गया जिसकी दीवारें अब हल्की फुल्की टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। हां, दिल की धड़कन इसलिए तेज हुई थी कि यह शहनाज का घर था। मैं शहनाज के घर के दरवाजे के सामने पहुंच गया था और सोच रहा था अब तो उसकी शादी हो गई होगी, अब तो उसके बच्चे भी होंगे, या क्या पता शादी ना हुई हो, दादी जरूर मर गई होंगी। दादी सुगरा तो उस वक्त भी बूढ़ी थी, वो पता नहीं अब जिंदा भी हैं या इस दुनिया से चली गई हैं। हां, उनकी वालदा, शहनाज की वालदा आबदा जरूर बूढ़ी हो गई होंगी। और रमजान भी शायद अब वक्त के साथ साथ थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। ये बातें सोचते सोचते मैंने उस लकड़ी के दरवाजे पे दस्तक दे दी। सोचों में, ख्यालों में ऐसा गुम था कि चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने दस्तक दे दी। और जैसे ही मैंने दस्तक दी तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल यह आया, क्या पता वो लोग भी मकान को बेच के कहीं चले गए हों, इस मकान में कोई और रहता हो। मैंने दस्तक तो दे दी है, पता नहीं कौन दरवाजा खोले और मुझसे बोले जी फरमाइए, किससे मिलना है? और मैं किसी अपने सामने अनजान को देख के क्या कहूंगा, किससे मिलना है, कौन हूं मैं, क्यों आया हूं? जब पहली दफा मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब ना आया तो मैंने सोचा क्या करूं, दोबारा दरवाजा खटखटाऊं या चला जाऊं? कोई अनजान बंदा ही ना दरवाजा खोल दे। दिल ने कहा इतनी दूर से आए हो और फिर ऐसे चले जाओगे, दोबारा दरवाजा खटखटाओ। मैंने दोबारा से दरवाजा खटखटा दिया। इस दफा जैसे ही दरवाजा मैंने खटखटाया, थोड़ी ही देर के बाद अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई।
जैसे ही अंदर से दरवाजा खुला तो यह देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। हां, आप लोग सही सोच रहे हैं, मेरे सामने शहनाज खड़ी थी। उसी ने ही दरवाजा खोला था और मुझे देखते ही उसने कहा, मोहसिन तुम आ गए, कब से मुझे तुम्हारा इंतजार था, इतनी देर कर दी तुमने, तुम तो मुझे भूल ही गए थे। तुम्हें कभी शहनाज अपनी याद नहीं आई? याद है तुम्हें जब तुम आखिरी दफा मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैं तो गुमसुम हो गई थी। मेरे तो सोच के ये दिल बंद हो रहा था कि तुम चले जाओगे और फिर तुम लौट के नहीं आए। मेरा सर झुक गया, लेकिन एकदम से बोली, अब बाहर खड़े रहोगे, अंदर आओ ना। और मैं जैसे शर्मा सा गया, एक शर्म सी आई कि हाँ मुझे आना चाहिए था, मिलने के लिए आना चाहिए था। मैं आया ही नहीं, मैं अंदर दाखिल हो गया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो दादी, जो हमेशा दरवाजे से दाखिल होते ही बड़ा सा उनका सहन था और राइट साइड पे दरख्त लगा हुआ था जिसकी छांव के नीचे दादी बैठती थी और बहुत बड़ा सहन था, लेकिन दरवाजे से दाखिल होते ही बिल्कुल सामने ही एक चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पे मैंने किसी को चादर ओढ़े लेटे हुए देखा। कोई चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने आवाज लगाई, मां देखो तो सही कौन आया है। तो उसी लम्हे अंदर कमरे से उसकी मां आबदा आती हुई नजर आई। आंटी आबदा को मैंने जैसे ही देखा तो एकदम मेरे दिमाग में सवाल आया, अगर ये आंटी आबदा हैं तो ये कौन सो रहा है इधर बिस्तर पे। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, मां देखो तो सही कौन आया है, तो जो बिस्तर पे सोया हुआ था उसने अपने चेहरे से चादर जैसे ही हटाई तो मैं एकदम से चौंक पड़ा। चादर ओढ़े दादी सो रही थी, दादी सोगरा। मैं हैरान हो गया। वक्त बहुत बदल गया था, कई साल गुजर गए थे। शहनाज उसी तरह जवान थी। हां, उसकी वालदा थोड़ी सी वक्त के साथ बदली थी, लेकिन दादी के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरे तो जहन में था दादी तो शायद अल्लाह को प्यारी हो गई होंगी। कई साल गुजर गए, बचपन से जवानी आ गई। आंटी आबदा जैसे ही आई मुझे देख के बोली, मोहसिन बेटा तुम आ गए, कितने बड़े हो गए हो, आओ आओ बेटा आओ बैठो। और उसी लम्हे मुझे दादी की आवाज सुनाई दी, मोहसिन तू अपनी दादी को भूल गया। इतने सालों में तूने एक दफा भी लौट के दादी को नहीं पूछा, दादी कहां है, दादी जिंदा भी है या दादी मर गई। तू कभी आया भी नहीं। इधर आ मेरे पास बैठ। दादी ने मुझे अपने पास बिठा के मेरे सर पे दोनों हाथ रखे, मेरे माथे पे बोसा दिया जैसे बुजुर्ग प्यार करते हैं। कैसा है मोहसिन मेरा बेटा? और सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। मैं ठीक हूं। अब मैं मुसलसल नीचे देख रहा था इस शर्मिंदगी से कि कई साल गुजर गए। मैं आ तो सकता था, मिल तो सकता था, लेकिन मैं मिला ही नहीं, मैं आया ही नहीं। तो तभी आंटी आबदा बोली, बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय का कहती हूं। रमजान रमजान, मोहसिन बेटा आया है, उसके लिए चाय बनाकर ले आओ। जैसे ही उसने रमजान को आवाजें दी तो मेरे दिमाग में आया, रमजान जरूर बूढ़ा हो गया होगा। उस वक्त भी इतना बूढ़ा तो नहीं होगा, उसकी उम्र ज्यादा तो थी, लेकिन अब काफी फर्क पड़ गया होगा। लेकिन वो जैसे ही बाहर आया मुझसे मिलने के लिए, वो भी वैसे का वैसा। मैं देख के हैरान रह गया, भाई इसकी उम्र में भी इतना खास फर्क नहीं पड़ा। अरे मोहसिन कैसे हो बेटा, आके मिला, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। वो चाय बनाने के लिए चला गया और वहीं पे बैठ के बातें होने लगी। अम्मी कैसी हैं बेटा तुम्हारी, अब्बू कैसे हैं? तुम लोग तो जब इस मोहल्ले को छोड़ के गए उसके बाद कभी तुम्हारे माँ बाप भी नहीं आए, किसी का आके हाल अहवाल भी नहीं पूछा। गली वाले सब तुम्हें याद करते थे। तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे थे, लोगों का ख्याल रखते थे। तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी थी। दादी बातें किए जा रही थी, वही पुरानी बचपन की माजी की बातें। तुम्हारी माँ लोगों का ख्याल रखती थी, लोगों को पैसे देती थी, इस तरह की मुख्तलिफ बातें किए जा रही। और मैं जी दादी जी दादी। और तभी शहनाज की माँ ने पूछा, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई बेटा? मैंने कहा जी।
क्या कर रहे हो आजकल? ऐसे कई सवालात जिस तरह बुजुर्ग करते हैं, सवालात करते रहे, मैं जवाब देता रहा कि तभी एक चीज जिसको मैं अब, जैसे ही चाय मेरे सामने रमजान लेके आया, उसने मेरे सामने चाय रखी, चाय का कप मैंने जैसे ही उठाया, वैसे मैं सर झुकाकर बैठा था, लेकिन जब आपके सामने चाय आ जाती है तब आपको मुंह ऊपर उठाना पड़ता है चाय पीने के लिए। अब जब मैं चाय की चुस्कियां लेने लगा तो अब मैंने बगौर उनके चेहरों की तरफ देखा तो मैं चौंक पड़ा। चौंकने की वजह यह थी कि जहां वक्त ने मुझे बदला था, कई साल गुजरे थे, बचपन से जवानी आ गई थी, अब शादी की उम्र होने जा रही थी, उनके अंदर इतना बदलाव क्यों नहीं है? हां, शहनाज की वालदा आंटी आबदा थोड़ी सी बदली थी, बाकी तीनों, शहनाज, दादी सुगरा और रमजान, वैसे ही थे। ये कैसे हो सकता है? चाय पीते हुए मैं उनको देखा, वो मुझसे कई बातें, कई सवाल करते रहे, और जब मैं चाय खत्म कर चुका तो मैं इतना चौंक गया था कि मुझे कुछ अजीब सा लगा कि कुछ मामला क्या है, ये जवान कैसे हैं? मैं बाहर खड़ा सोच रहा था दादी तो शायद फौत हो गई होंगी, उस वक्त इतनी बूढ़ी थी, वो तो अभी भी लेटी उठ के बैठी तो उसी तरह की थी। तो मैं उनको इसी तरह देख रहा था, तो तभी आंटी आबदा मुझसे बोली, बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई? तो शहनाज बीच में बोल पड़ी, नहीं मां, जब इंसान अमीर हो जाता है उनको कभी गरीबों की याद नहीं आती। मोहल्ले में रहते थे तो प्यार था, गरीब थे तो उस वक्त तो मिलने आ जाते थे, जब इंसान अमीर हो जाता है फिर गरीबों की कहां याद आती है? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा जिंदगी में मसरूफ हो गया था और मैं इस तरह के बहाने मारने लगा। तो तभी रमजान ने कहा, आज आपने खाना खाकर जाना है। बस मैं अभी खाना पकाने ही लगा हूं, और जैसे ही खाना तैयार होता है आपने खाना खाकर जाना है, खाए बगैर नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं फिर कभी आऊंगा, मेरे लिए खाना ना बनाइएगा। बल्कि मैं अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया था, कहीं खाने के लिए मुझे ना रुकना पड़े, मैं फिर आऊंगा। मैं आज शर्मिंदा बहुत था। जैसे मैं उठ के खड़ा हुआ तो दादी की आवाज आई, मोहसिन ऐसे चले जाओगे? मैं कहा क्या? नहीं दादी, मैं फिर से वापस आऊंगा। उस सामने तो देखो, आओ, बल्कि मैं तुम्हें दिखाती हूं। क्या है दादी? आओ मेरे साथ। दादी आराम से, जिस तरह उठती थी, उस वक्त भी बुजुर्ग थी, अभी भी वही उम्र थी, अपनी तरफ से बड़ी मुश्किलों से उठ के खड़ी हुई हैं चारपाई से, और दादी के साथ रमजान, शहनाज और आंटी आबदा, सारे। मैं भी उनके साथ चलता चलता चलता, जैसे ही हम दरख्त के पास पहुंचे हैं, उस दरख्त के नीचे जहां पे दादी की चारपाई पड़ी होती थी, उस दरख्त पे मुझे 3 कब्रें बनी हुई नजर आई हैं। मैंने देखा 3 कब्रें वहां पे बनी हुई हैं। मैं एकदम से कब्रों को देख के परेशान हो गया कि ये क्या दादी, ये आप मुझे क्या दिखा रही हैं? आपके घर में ये कब्रें क्यों हैं? तो तभी दादी की आवाज आई। मैं कब्रों की तरफ ही देख रहा था। बेटा, ये जो पहली तू कब्र देख रहा है, ये मेरी है, और जो तू दूसरी कब्र देख रहा है, ये तेरी आंटी आबदा की है, और जो तीसरी कब्र देख रहा है, ये तेरे अंकल रमजान की है। बेटा, शहनाज बड़ी हो गई थी। शहनाज को खुदा ने बहुत खूबसूरती दी थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि दादी को मुड़ के देख सकूं। कब्रों की तरफ मैं खड़ा देख रहा हूं, थर थर थोड़ा सा कांपना शुरू हो गया हूं कि ये क्या है। दादी बोल रही है कि शहनाज जब जवान हुई तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, लेकिन हम नहीं जानते थे इसकी घर की छत पे कोई रहता है। वो बचपन से ही शहनाज पे आशिक था। तुम लोग तो बेटा यहां से चले गए, लेकिन उसके बाद शहनाज को दौरे पड़ने शुरू हो गए।
हमें तो शुरू में समझ ना आई, लेकिन जिस दिन उसके अंदर हाजिरी हो गई तब उस दिन हमें पता लगा कोई है जो बचपन से ही शहनाज को पसंद करता है। वो इसी दरख्त पे रहता था और उसने शहनाज को अपने कब्जे में कर लिया। और जब उसके अंदर हाजिरी हुई, हमें पता चला, तो हम एक अल्लाह वाले को बुलाकर इस घर में ले आए। उस अल्लाह वाले ने जब शहनाज पे हाजिरी की और उससे हम कलाम होने की कोशिश की, तो पता चला वो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वो हाजिर तो हो गया था, लेकिन उसके बाद जब शहनाज के अंदर हाजिरी हुई तो शहनाज के जो जूते नीचे पड़े हुए थे वो अपनी जगह से उठे और उस जिसको हम पीर समझ के ले आए थे उसके सर में इतने जोर जोर से पड़ने शुरू हुए कि वो चीखता हुआ भाग गया कि इसको ना छेड़ना, ये बहुत ताकतवर है, ये मार देगा। वो तो वहां से भाग गया, लेकिन शहनाज जिसके अंदर हाजिरी हो गई थी उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं और उसने गुस्से में कहा, वही उसके अंदर बोल रहा था कि अगर आज के बाद किसी को भी यहां बुलाया तो मैं तुम सबको मार दूंगा और इसको ले जाऊंगा। और उसके बाद शहनाज बेहोश हो गई। हम परेशान थे। शहनाज कमरे में जाती, शीशे के सामने खड़े होकर बातें करना शुरू कर देती। बिस्तर पे बैठी होती तो बातें कर रही होती। रात को किसी की आंख खुलती तो शहनाज बैठी बातें कर रही होती। तुम्हारी आंटी आबदा ने फैसला किया कि शहनाज की शादी कर दी जाए। एक शाम उन्होंने जाके शीशे के सामने खड़ी बातें करती शहनाज को कहा, शहनाज बेटी, मैंने फैसला किया है तेरी शादी कर दूं। और उसी लम्हे शहनाज जो शीशे के सामने खड़ी बातें कर दी रही थी एकदम से मुड़ी और मां की आंखों में देखते हुए बोली। अंदर एक मर्द की आवाज थी, खबरदार जो इसकी शादी की बात की, ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगर तुम लोगों ने शादी का सोचा भी सही तो तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी आंटी आबदा शादी के लिए किसी से बात कर चुकी थी और अगले ही दिन वो लोग रिश्ता देखने के लिए घर आ गए। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, अभी दरवाजे के अंदर आए ही थे कि लड़के की मां को पेट में ऐसा दर्द पड़ गया कि वो एकदम से खड़ी खड़ी जमीन पे गिर गई और जोर जोर से चीखना शुरू हो गई, हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट। उनके पेट में ऐसा दर्द पड़ गया कि वो लोग उसी वक्त उनको लेकर चले गए। और उसके बाद उस शैतान ने, जो गुस्से में बिफर गया था, जिसने उन रिश्ता देखने वालों को भी पेट में दर्द कर दिया था, वो ऐसा गासिब, ऐसा गुस्से में आया कि उस रात सोते हुए रमजान को, तुम्हारी आंटी आबदा को और बेटा मुझे, हम तीनों को मार गया। और शहनाज को अपने साथ ले गया। और तुम जानते हो, जिस रात उसने हमें मारा उससे पहले उसने ये 3 कब्रें भी घर के अंदर पहले ही खोद दी थीं। और जब मोहल्ले वालों को पता लगा सुबह हम मर चुके हैं और हमारी कब्रें भी खुदी हुई हैं, तो किसी ने यही कहा कि शायद ये कब्रें भी इसीलिए हैं कि वो लोग यहीं दफन होना चाहते थे। लेकिन जानते हो, मोहल्ले में हमारे मरने की वजह लोगों को क्या पता चली? कि घर में कुछ चोर आए थे, जाते हुए वो सामान भी लूट कर चले गए। वो जो शहनाज की मां ने जहेज का सामान बनाया था वो सारा लूट के चले गए और हम तीनों को गोलियां मार गए थे। हमें उस शैतान ने मारा था, हमें किसी ने गोलियां नहीं मारी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कोई मार गया है तो वहीं हमारी कब्रें ये सामने बनी हुई हैं। बेटा, शहनाज को बचा लो, उसकी आत्मा बेचैन है। हमारी आत्मा को शांति मिल गई है, उसकी आत्मा बेचैन है, जाओ उसको बचा लो। वो
खड़ा थर थर सोच रहा था कि दादी खड़ी पीछे ये क्या बातें कर रही है, आगे कब्रें बनी हुई हैं, कब्रों के सामने खड़ा करके मुझे इस तरह की कहानी सुना रही है। उसकी हालत खराब हो गई। उसने डरते डरते मुड़ के पीछे देखा और कहा, दादी ये आप क्या कह रही हैं? जैसे ही मुड़ा तो पीछे ना दादी थी ना ही कोई बशर था, तो पीछे कोई था ही नहीं। वो उस अकेले घर में उन तीनों कब्रों के सामने अकेला खड़ा था। वो एकदम से परेशान हो गया, इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नहीं। वो घर जो कुछ देर पहले बिल्कुल पुराना वही घर था, साजो सामान जितना भी होता है घर के अंदर, जितने भी खाने पीने के बर्तन, ये वो, बैठने के लिए मूड़े, वैसे ही नजर आ रहे थे जो उस दौर में होते थे। अभी वो घर भाएं भाएं कर रहा था, खाली पड़ा हुआ घर, कुछ भी नहीं था उस घर में। एक वीरान घर के अंदर वो खड़ा था जिसके दरख्त के नीचे 3 कब्रें बनी हुई थी। वो एकदम से परेशान हुआ और जल्दी से बाहर निकल गया। कई रातें उसको नींद नहीं आई थी, वो डिस्टर्ब रहा था। कई रातों के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होना शुरू हो गया था कि मैं क्यों उस घर में चला गया और ये कहानी क्यों मेरे साथ हुआ। वो परेशान था, वो डिस्टर्ब था कि तभी उनके वालिदैन ने उसकी शादी का जब फैसला किया और उसमें वो इतना मसरूफ हुआ कि इसको भुला के शादी की तरफ चला गया। और शादी के बाद एक नया मसला आ गया था और वो बैठा सोफे पे सोच रहा था, कल बासित साहब जो अल्लाह वाले थे आएंगे, उनको जरूर मुझे ये सब बताना होगा। और अगले दिन जब बासित साहब आए तो उसने वाकई वो सारी कहानी उनको सुना दी। वो जब सारी कहानी सुन चुके तो बोले, बेटा मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी तुम्हारे घर में चेक कर लिया है। तुम्हारी बीवी फरीहा वाकई इस शादी पे बहुत खुश है, उसने खुशी से ही ये शादी की है। लेकिन तुम्हारी एक भाभी, शकीला भाभी, उसने जादू कराया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बीवी के ऊपर। वो चाहती थी कि तुम्हारी शादी शकीला अपनी बेटी से करे और सारी जायदाद जो तुम लोगों की है, क्योंकि तुम ज्यादा अमीर खानदान से हो और तुम्हारी भाभी और तो जो हमारे चचा हैं वो दौलत में तुमसे कम हैं। तुम्हारी भाभी, उसकी बेटी, उन दोनों का किरदार कुछ अजीब सा है। तुम्हारे चचा बहुत अच्छे हैं लेकिन जानते हैं बीवी को भी बेटी को भी, इसलिए उन्होंने भी शादी के लिए नहीं कहा, क्योंकि बीवी और बेटी खुद सर हैं। उन्होंने जब देखा शादी कहीं और हो रही है तो उसके बाद एक काले जादू के आमिल से जादू कराया है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी बीवी के ऊपर। वो तुम दोनों को मारना चाहती है कि तुम्हारी बीवी मर जाए और तुम भी इतने परेशान हो जाओ, इतने डर जाओ कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचे और उसके बाद तुम खुद ब खुद शकीला की बेटी की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो और उसी से ही शादी करो। ये एक लंबी कहानी है, इस वक्त मैं इसलिए तफसील से नहीं बताऊंगा बेटा, इस वक्त कुछ और ज्यादा इससे अहम है। तुम्हारी बीवी फरीहा अगर अभी तक बची है तो उसको बचाने वाली शहनाज है। क्या? मैंने कहा शहनाज? हां बेटा, तुम्हारी बीवी को और तुम्हारी जिंदगी को अभी तक अगर खतरा नहीं हुआ तो उसके पीछे शहनाज है। उसने अपनी जिंदगी को जोखों में डाल के, उसने अपने आप को परेशान करके, अपने आप को तकलीफ देके वो कदम उठाया है कि उसकी सजा उसको मिली है। लेकिन अब तुम्हें कुछ करना है बेटा। तुम्हारी बीवी शदीद खतरे में है। 2 तरह से तुम्हारी बीवी फरीहा को खतरात हैं। एक वो जो जादू किया गया है तुम्हारी भाभी की तरफ से, वो तो मैं तोड़ कर दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन शहनाज जब तुम्हारी बीवी को और तुम्हें बचाने के लिए आई तो शहनाज अकेली नहीं आई, उसके पीछे वो शैतान भी आ गया जिस शैतान ने शहनाज की मां को, उसकी दादी को और रमजान को मारा था। उसने आके तुम्हारी बीवी को देख लिया है। बेटा तुम्हें उसको खत्म करना होगा, उस शैतान को खत्म करना होगा और शहनाज को उससे आजाद कराना होगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मैं ये क्या सुन रहा हूं। मैंने आपको जो बताया ये मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया कि जब मैं शहनाज के घर में गया था, उन कब्रों को देख के डर गया। उस लम्हे जब मैं वहां से वापस आया था तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आया था कि शायद
उस घर का मेरा वहम था। मैंने बात ये कभी किसी को इसलिए नहीं बताई कि मैं उसको अपना वहम समझाऊं। ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मे भी शायद मैं अपनी पुरानी बचपन की मोहब्बत को देखने के लिए वहां चला गया, तो वहां पे हो सकता है कब्रें हैं, उन कब्रों को भी मैंने देख लिया। तो उसके बाद जो कुछ मुझे नजर आया वो मेरे दिमाग का खलल था, वहम था। मैं उसको खुद कोई नाम नहीं दे सका, सुलझा नहीं सका, उलझ गया। लेकिन अब तो आप मुझे मजीद उलझा रहे हैं। वो बोले, हाँ बेटा, मैं तुम्हें उलझा नहीं रहा, तुम्हें आगाह कर रहा हूं उन खतरात से जो तुम्हारी बीवी के गिर्द सिर्फ मंडला रहे थे। तुम्हारी शकीला भाभी ने तुम्हारी बीवी को मारने के लिए जादू कराया था, और जादू भी ऐसा कि जब भी तुम उसके कमरे में उसके सामने जाओगे तो जैसे ही फरीहा तुम्हें देखेगी तो उसे तुम्हारे चेहरे की बजाय एक भयानक शैतान सा नजर आएगा। लेकिन उसके बाद जब तुमने फरीहा को देखा तो तुम्हें भी वो एक भयानक डाइन सी नजर आएगी। लेकिन जब तुम उस घर से होकर आ गए जो शहनाज का घर था, और जब तुम्हारी शादी हो रही थी उसको पता चला, तो वो तुम्हें बचाने के लिए आई उस जादू से। वरना तुम्हारी बीवी शायद सोते में अपने आप को खत्म कर देती, छलांग लगा देती। तुम जो उसके पीछे गए हो, उसको एक दो दफा बचाया है, तो तुमने नहीं बचाया, तुम्हें उसके पीछे भेजा गया है, और भेजने वाली शहनाज थी। वो ऐसा ना करती तो तुम्हारी बीवी जान से जा सकती थी। लेकिन शहनाज जब बचाने के लिए यहां आ गई तो शहनाज को जो अपने साथ लेकर गया था वो भी पीछे आ गया, और जब उसने देखा तुम्हारी बीवी को तो वो उस पर फिदा हो गया। और उधर अब वो तुम्हारे मारने के दर पे है। अब उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो तुम हो। मैं तुम्हारे पीछे हूंगा, मैं सारा पढ़ूंगा, मैं सारा करूंगा, लेकिन तुम्हें ही जाना होगा और तुम्हें जाके उस शैतान को खत्म करना होगा। मोहसिन बोला, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन क्या मैं, आपको लगता है कर सकूंगा? क्या मैं इतना बहादुर हूं? क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं किसी इतने बड़े शैतान से, वो शैतान है, जिन है, भूत है, क्या है, मैं उससे लड़ सकूंगा? वो बोले, हाँ बेटा, ये भी मैंने पढ़ाई करके चेक कर लिया है, तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। अभी मुझे कुछ दिन तक अमल करना होगा, मुझे 2 से 3 रातें लगेंगी। 2 से 3 रातें जब मैं अमल कर लूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें भेजूंगा एक ऐसी जगह पे जहां पे वो शैतान है और उसके कब्जे में शहनाज। कुछ राज वहीं पर जाकर तुम्हें मालूम होंगे। तुम्हें हेल्प करनी है शहनाज की, और तुम्हें ये किसी को भी नहीं बताना, अपने वालिदैन तक को भी नहीं बताना। क्या आप कह रहे हैं मैं अपने वालिदैन को भी ना बताऊं? हाँ, इसलिए कि तुम्हारे वालिदैन बेइंतहा खौफजदा हो जाएंगे, हो सकता है वो तुम्हें जाने ही ना दें। लेकिन बेटा, क्या तुम फरीहा से प्यार करते हो? तुम्हारी वो बीवी बन चुकी है, तुम्हारे निकाह में आ चुकी है। और अगर शहनाज की बात करें तो शहनाज के बारे में जो मैं जान चुका हूं, ये तुम्हें वहीं पे जाके पता चलेगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें शहनाज की मदद करनी है। असल में तुम शहनाज की मदद नहीं करोगे, अपनी बीवी की मदद करोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो ठीक है, 3 दिन के बाद तुम मेरे घर आ जाना। 3 दिन के बाद मोहसिन उनके घर पहुंच गया। वो उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। मोहसिन को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हें फौरी तौर पे उस जगह पे पहुंचना है। इस शहर से दूर, उसको जंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे दरख्तों की बहुतात है, काफी ज्यादा दरख्त हैं। वहां पे जंगली जानवर नहीं पाए जाते, लेकिन एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां पे दरख्त ही दरख्त हैं, और ऐसे दरख्त हैं जो जंगली दरख्त होते हैं। वीराना है, कई झाड़ियां उगी हुई हैं। उन्हीं के बीच में एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा घर है। वो इतना खौफनाक है कि कोई दिन की रोशनी में भी उस घर के अंदर नहीं जाता। बहुत टूट फूट का शिकार है। तुम्हें उस घर को ढूंढना होगा। काफी बड़ा वो इमारत है, टूटी फूटी सी। तुम्हें उस इमारत के अंदर दाखिल होना है, और उसके बाद तुम्हारा जिससे सामना होगा
उसी का तुमने मुकाबला करना है और बाकी के हालात वहीं तुम्हारे सामने खुलेंगे। मैं तुम्हें पानी पढ़कर दूंगा जो तुम पानी पी कर जाओगे और उस पानी को संभाल कर रखोगे। तुम्हें यह पढ़ते हुए जाना होगा। वो शैतान तुम्हारा कुछ भी इसलिए नहीं बिगाड़ सकेगा कि तुम दायरा कड़ा में होगे, तुमने पानी पी रखा होगा और ये पढ़ते रहोगे, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करेगा, वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर तुम ये लफ्ज भूले नहीं, इसको पढ़ते रहे, तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंसान बशर गलती कहीं भी हो जाती है। तुम्हें पढ़ते पढ़ते ये लफ्ज भूल भी जाएं तो परेशान ना होना। आखिरी वो उस बोतल को जिसमें पानी है निकालना और उस पर फेंक देना। उस पानी का वो मुकाबला नहीं कर सकेगा। मोहसिन ने कहा, क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकते? क्या मुझे अकेला जाना होगा? तो वो मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अंदर ये काम तुम्हें करना है। मुझे बाहर बैठ के ही पढ़ना है। बेटा, वो बहुत ताकतवर है, उसका आम इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा है, मैं बाहर बैठ के पढ़ रहा हूंगा, उसके हर वार से बचने की कोशिश कर रहा हूंगा। वो कौन सा वार कर सकता है, वो कौन सी चक्करबाजी कर सकता है, वो सब मुझे पढ़ाई करके देखना होगा। और कहीं पे मुझे लगा कि वो ये का वार भी कर सकता है, तो मैं पीछे बैठा पढ़ रहा हूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल महफूज रहोगे। तुम अकेले जा भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और उस मकान को मैं जानता हूं, उससे फासले पे मौजूद मैं अमल करूंगा। हमें कब जाना होगा? हम कल चलेंगे। यूं हमारे बीच में तय हो गया। गाड़ी पे हम सवार होके उन दरख्तों के बीच में उस जगह पे पहुंच गए जहां पे घर कहां था मुझे तो नहीं मालूम। वो मुझे बताते रहे, आंखें बंद करके, तस्बीह उनके हाथ में थी, कुछ पढ़ते थे, रास्ता बताते थे, बेटा आगे से लेफ्ट ले लेना, आगे से राइट ले लेना, सीधा चलते रहो। करते करते एक जगह पे गाड़ी हमने बंद कर दी। उसके बाद हम नीचे उतरे तो वो रास्ता बताने के लिए आंखें बंद किए, कुछ खड़े होके पढ़ते और उसके बाद चलना शुरू कर देते, फिर खड़े होके पढ़ते और चलते 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 हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे दरख्तों की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे घने दरख्त थे, यानी कि दरख्तों के बीच में जो गैप था यहाँ पे कम था। पीछे जितने भी दरख्त थे वो काफ़ी गैप वाले थे। इन दरख्तों के बीच में जब पहुंचे तो उन्होंने एक ऊंची जगह बनी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ के मुझे कहा, वो रहा घर। और मैंने जैसे उस घर को देखा तो वाकई वो टूटा फूटा और अजीब सा घर था। टॉर्च हम दोनों लेकर आए हुए थे साथ। मुझसे बोले, बेटा तुम्हें इस घर में जाना है, लेकिन रुको, पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर लूं। वो ज़मीन पर बैठ के उन्होंने एक दायरा कड़ा लगाया और दायरा कड़ा लगाकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर वो पढ़ते रहे और उसके बाद पानी की बोतल और कुछ सामान और पढ़ने के लिए जो कुछ था, टॉर्च मुझे दे के कहते हैं, अब मैं तैयार हूं, जाओ बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहां मौजूद हूंगा, तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। वो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन तुमने उसका मुकाबला करना है। मैं एक नॉर्मल इंसान था, अमलियात, जिन्नात, शयातीन कभी इनसे पाला नहीं पड़ा था। कब्रों को देख के मेरी हालत खराब हो गई थी। कितने दिन में डिस्टर्ब रहा था और अब मैं एक ऐसे मिशन पे जा रहा था जिसको पता नहीं मैं कर सकता था या नहीं, लेकिन मुझे करना था। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस मकान के सामने पहुंच गया। वो मकान अंधेरे में डूबा हुआ था, टूट फूट का शिकार था। उसके काफी ज्यादा कमरे थे, लेकिन अक्सर की दीवारें गिर चुकी थी। आगे वाले जो कमरे थे, शुरू के रास्ते टूटे फूटे थे, आगे वाले कमरे अभी भी काफी मौजूद थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ा तो एक लम्हे में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे भी किसी के चलने की मुझे आवाज आई, जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। जैसे ही मुझे चलने की आवाज महसूस हुई तो एकदम से मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मेरा वहम नहीं था, मैंने क्लियर एक आवाज को सुना था। तो ये किस चीज की आवाज थी मैं नहीं जानता। मैं चलते चलते और आगे बढ़ा। अब इर्द गिर्द जो कमरे टूटे फूटे थे उनको मैं क्रॉस करके ऐसे कमरों के सामने खड़ा था जो अब बचे हुए कमरे थे, जिनकी चारों तरफ दीवारें भी दरवाजे भी अपनी जगह पे कायम थे। टॉर्च मैंने जला ली थी, अंधेरा था। एक बंद
कमरे के दरवाजे को मैंने जैसे ही धकेला तो काफी ज्यादा चिमगादड़ें मेरे सर के ऊपर से उड़ती हुई साइड पर चली गईं। मैं उस कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं, उस कमरे के अंदर दो दरवाजे हैं, एक सामने की तरफ है, एक राइट साइड पे है। सामने वाले दरवाजे के जब मैं पास गया, उसको खोला तो वो एक और कमरे में दरवाजा खुल रहा था, और जो राइट साइड के अंदर दरवाजा था वो भी एक और कमरे के अंदर दरवाजा खुल रहा था। अब मैंने सोचा मैं कौन से कमरे की तरफ जाऊं, पहले मुझे राइट साइड वाला कमरा देखना चाहिए। मैं राइट साइड वाले कमरे को खोला, अंदर दाखिल हुआ तो सिवाय एक कमरे के और कुछ भी नहीं था। ये वाला कमरा, ये वाला दरवाज़ा सिर्फ एक कमरे में खुलता था, और उस कमरे में चिमगादड़ों के निशान थे, नीचे चिमगादड़ों की पोटियां पड़ी थी, जिससे पता लगता था ये चिमगादड़ों की आमाजगाह है। इस कमरे में पुराने बंद हुए कमरे की एक हमक सी है और कुछ भी नहीं है। मैंने इस कमरे से बाहर निकला, और जैसे ही मैं उस कमरे के सामने आया जिसका दरवाज़ा पहले मैंने खोल के देखा था, आगे एक और कमरे थे, वहीं पे मेरे कानों में एक ऐसी आवाज़ क्लियर सुनाई दी जैसे कोई ज़ोर से धाड़ा हो। धाड़ने वाले की आवाज़ इंसान की तरह नहीं थी, जैसे कोई भारी भरकम जानवर आवाज़ निकालता है, ऐसी अजीबो गरीब सी आवाज़ थी। मैं उस दरवाजे को आराम से खोल के टॉर्च जलाए, मेरे हाथ मुसलसल कांप रहे थे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, लेकिन ये एहसास था वो एक अल्लाह की नेक हस्ती, वो अल्लाह के नेक बंदे बासे साहब पीछे बैठे हैं, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दम किया हुआ पानी भी है, मैं दायरा कड़े में भी हूँ और मैं पढ़ भी रहा हूँ। मैं आगे की तरफ बढ़ा, उस कमरे को मैंने जैसे अबूर किया, एक और दरवाज़ा जो टूटा फूटा था, मैं उस दरवाजे में जैसे दाखिल हुआ तो मैं एक ऐसे जगह पे खड़ा था जो हाल नुमा कमरा था, उसकी छत ऊपर नहीं थी। इस हाल नुमा कमरे के चारों तरफ दरवाजे थे। एक वो दरवाजा जिससे मैं निकल के आया था, इस हाल के सामने भी एक दरवाजा था, लेफ्ट पे भी दरवाजा था, राइट पे भी दरवाजा था। मैं जैसे ही इस हाल नुमा कमरे के अंदर पहुंचा तो उस लम्हे जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, शायद पीछे बासे साहब का एहसास ना होता तो मैं वाकई बेहोश हो जाता, क्योंकि वो इतना बड़ा हाल था जैसे 2 से 3 कमरों को जोड़ के एक बड़ा हाल बनाया गया हो। तभी मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर शाम के अंधेरे में हम आए थे, अब रात होने जा रही थी और अभी सितारे आसमान पर नहीं निकले थे, लेकिन ऊपर आसमान का क्लियर महसूस होता था। लेकिन उसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे इस 3 कमरों के बराबर बड़े हाल नुमा कमरे को किसी चीज ने ढांप लिया हो। जैसे छतरी से आप किसी चीज को ढांप देते हैं, ऐसे ही किसी ने इस पूरे बहुत बड़े हाल को, जिसकी छत टूटी हुई थी, ढांप दिया था। और ढांपने वाले को जब मैंने गौर से देखा तो उसका मुंह इतना बड़ा था कि इतने बड़े हाल नुमा कमरे में जिस चीज ने उसको ढांपा था वो एक मुंह था, जिसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें और नाक नजर आ रहा था, बाकी मुंह अभी पीछे था। वो जिन था, वो द्यो था, वो जिन्नात का सरदार होता है द्यो, जिसकी जिसामत बहुत बड़ी होती है कि अगर वो ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो कहते हैं उसका वजूद जब वो बड़ा करता है तो उसका वजूद फैलता जाता है, फैलता जाता है। जहाँ तक आप लेफ़्ट और राइट निगाह दौड़ाते हैं तो लेफ़्ट भी नज़र आ रहा होता है कि वजूद जा रहा है, राइट पे भी देखते हैं तो वजूद जा रहा है, और जब आप ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखते हैं तो जहाँ तक आप देख सकते हैं उसका वजूद जा रहा होता है। इतना बड़ा वो वजूद बनाता है। और जिस फेस ने, चेहरे ने इस टूटी हुई हाल की छत को कवर किया था तो आधा से भी कम हिस्सा उसके चेहरे का नजर आया था, और वो छत उसने ढांप ली थी। उसमें उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें और नाक नजर आ रहा था। उसके जो होंठ थे वो कट रहे थे, क्योंकि वो चेहरा उस हाल की छत के पीछे की तरफ था। यानी उसका चेहरा इतना बड़ा था, अगर वो ऊपर की तरफ चेहरे को उठा लेता तो शायद मैं उसका चेहरा पूरा देख लेता, क्योंकि वो करीब उसने चेहरा किया हुआ था तो इतना बड़ा था कि मैंने उसकी आंखें और नाक को देखा तो मैं थर थर कांपना शुरू हो गया। टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई। इतनी भयानक चीज और इतना बड़ा चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा था कि उसी लम्हे मैं, हाथ मेरे कांप रहे और मैं नीचे टॉर्च को ढूंढ रहा हूं। ढूंढते ढूंढते टॉर्च मैंने अपनी जगह से उठा ली।
और टॉर्च को मैंने जैसे ही उठाई, टॉर्च को सीधा उसकी एक आंख में मारा। इतनी बड़ी तो उसकी आंख थी, 3 हाल नुमा, यानी 3 कमरों के बराबर जो एक हाल है, और उसके ऊपर भी उसने सिर्फ चेहरा करीब किया हुआ है, इतना बड़ा है कि आधा चेहरा नजर आ रहा है। और उसकी आंख कितनी बड़ी होगी, यानी आप कह सकते हैं उसकी आंख 2 से 3 इंसान इकट्ठे खड़े हो जाएं, भारी भरकम मोटे ताजे से इकट्ठे खड़े हो जाएं तो जितनी बड़ी उनकी जगह वो घेरेंगे, उससे भी बड़ी उसकी आंख थी। हाथी के बराबर कह सकते हैं, जितना बड़ा हाथी होता है, हाथी के बराबर एक आंख थी उसकी। यानी 2 हाथी खड़े हों तो उतनी बड़ी बड़ी उसकी 2 आंखें थीं। और 2 हाथी एक जो हाल नुमा छत के ऊपर मौजूद हो तो अच्छे खासे एरिया को घेर लेते हैं। और जब उस तरह उसने करीब से मुझे देख लिया, मैंने टॉर्च जैसे ही उसकी आंख में मारी तो उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो अपने चेहरे को ऊपर उठाता गया, तब मैंने उसे देख लिया। वो वाकई कोई देव था, कोई जिन्नात का सरदार था। उसका मुंह वाकई इतना बड़ा था कि मैंने देखा वो आसमान की तरफ जाके लगा है। कि तभी उसी लम्हे मुझे शहनाज की आवाज सुनाई दी, मोहसिन, मुझे पता था तुम आओगे। इस शैतान को मारने के लिए जो तुम्हारे पास पानी है, ये दोबारा से तुम्हारे करीब है, फौरी तौर पे इस पे पानी डाल देना और कोई चीज इस पे असर नहीं करेगी, क्योंकि अभी अपना ये बहुत बड़ा पांव इसी पूरी इमारत के ऊपर रखने वाला है। और अगर इसने अपनी इमारत पे सिर्फ पांव रख दिया तो जितनी भी ये बड़ी इमारत है, ये सब की सब जमीन बोस हो जाएगी। जिसका चेहरा इतना बड़ा था, उसका पांव भी तो इतना बड़ा था कि वो एक पांव इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर रखता तो पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती। कि तभी जब मेरे कानों में शहनाज की आवाज सुनाई दी तो वो मुझे बता गई थी कि वो बहुत ताकतवर है। और तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई बासे साहब की, इसने सही कहा है, ये बहुत ताकतवर है। तभी शहनाज की आवाज आई, मुझे शहनाज नजर नहीं आई, ये फिर से झुक रहा है और पानी डाल दो। मैं उसके लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो दोबारा झुकते हुए करीब आया मुझे देखने के लिए, टॉर्च की वजह से जो ऊपर गया था, कुछ भी पढ़ता, मैं कुछ भी करता, वो जैसे ही पानी की बोतल मैंने निकाली, अभी वो करीब ही आया था, मैंने इतनी जोर से फेंकी क्योंकि मैं जानता था कि अगर पानी इस पे ना पड़ा तो फिर मैं भी गया, बासे साहब भी गए, शहनाज भी गई। वो सिर्फ पांव रखेगा, जितनी बड़ी वो बला थी। वो जैसे ही करीब अभी पहुंचा ही था, मैंने इतनी जोर से पानी की बोतल को इस तरह हवा में लहराया कि पानी उसके ऊपर जैसे ही गया तो वो वाकई पानी उसके चेहरे पे टच हो गया। पानी का उसके चेहरे पे टच होना था कि जैसे ही वो एक लाइन सी बनती है टच होने की, पूरी उस लाइन पे आग लग गई। यानी कि जैसे आप एक पानी की बोतल को पकड़ के दीवार में फेंकें तो दीवार के ऊपर एक लाइन सी बनेगी पानी की, तो ऐसी ही उसके चेहरे पे लाइन सी बनी और उसी ही लाइन के ऊपर आग लग गई। तो शहनाज की चीखती हुई आवाज आई, और फेंको। तो मैंने और उसी लम्हे पानी फेंका तो एक और उसके चेहरे पे लाइन क्या बनी, दूसरी दफा जैसे ही पानी उसके चेहरे पे गिरा, उसके पूरे चेहरे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और उसके बाद मुझे उसकी चीखने की आवाजें आती रही। ऐसी जोर जोर से वो चीख रहा था, उसके वजूद को आग लग रही थी कि तभी मेरे दिमाग में आवाज आई, मेरे कानों में एक आवाज आई, मोहसिन, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो और बाहर आ जाओ। ये बासे साहब की आवाज थी। और तभी शहनाज की आवाज आई, हां मोहसिन, भागो यहां से, मैं भी भाग रही हूं, मेरी रूह को भी इसने कैद कर रखा है। और हम दोनों भाग रहे थे। शहनाज तो नजर नहीं आ रही थी, मैं भाग रहा था। भागते 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 मैं बाहर आ गया। तभी मेरे कानों ने एक आवाज को सुना, वो पूरा का पूरा उसी बिल्डिंग के ऊपर गिर गया था। मैंने मुड़ के नहीं देखा कि दौड़ते दौड़ते मेरे कानों में शहनाज की आवाज आई, जाओ अपनी जिंदगी गुजारो, और वो जो कब्रें वहां पे बनी हैं उनको वहां से हटाकर कब्रिस्तान में दफन करा दो। उनका नमाज़े जनाजा भी नहीं हुआ, उनका नमाज़े जनाजा भी करा दो। मैं बासे साहब तक पहुंच गया।
हाँप रहा था, आते ही गिर गया। बासे साहब भी इस तरह थके हुए थे जैसे शदीद कोई मेहनत करके, कोई ऐसा काम करके पसीने पसीने होता है, ऐसे पसीने पसीने थे। जब मैं कुछ बेहतर हुआ तो मैंने बासे साहब से पूछा वो क्या आवाज थी। वो कह रही है मैं आजाद होगी, उनका नमाज जनाजा। वो बोले उनका नहीं, शहनाज का, क्योंकि तुम दौड़ रहे थे, सही तरीके सुन नहीं सके। शहनाज का नमाज जनाजा कराना है बेटा, शहनाज मर चुकी है और वो चाहती है कि उसके वालिदैन जो वहां दफन है उनकी कब्रों को भी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। आने वाले वक्तों में ये घर टूट जाएंगे, इंसान अपना बसेरा कर लेंगे, तो उनकी कब्रों की बेबरकती होगी। उनको कब्रिस्तान में दफनाना है और शहनाज का नमाज जनाजा पढ़ना है। शहनाज की आत्मा को, शहनाज की रूह को, हमजाद को असल में उसने कैद कर रखा था, तुमने उसे छुड़वा लिया है। वो तुम्हें बचाने आई थी, तुम्हारी बीवी को बचाने आई थी, लेकिन पीछे वो शैतान भी आ गया था। वो बहुत ताकतवर था बेटा। मैं 3 दिन की जो मोहलत लेके गया था, मैं भी अपने उस्ताद से इस मामले में मदद ले रहा था, अकेला मेरा भी काम नहीं था। ये पानी भी मेरे उस्ताद ने दम करके दिया था। अब तुम और तुम्हारी बीवी खतरे से बाहर हैं। और हम जब घर गए तो वहीं पे वाकई वो जो कब्रें थी उनको वहां से हटवा दिया गया, कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया। हड्डियां जो मिली थी उनको कब्रिस्तान में दफनाया गया। शहनाज का मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ा गया। उसके बाद भी कुछ शहनाज ने बातें की, लेकिन उनने कहा ये कहानी में मत बताइएगा। मेरी बीवी फरीहा जो एक बेहोशी की सी हालत में चली गई थी, वो ठीक हो गई। बासे साहब उसका पानी दम करके देते रहे, हमारे घर आते रहे। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो शहनाज ने मुझसे की। वो खुदा हाफिज करने मुझे आई थी। जब उसका हमने नमाज जनाजा पढ़ा, वो खुदा हाफिज करने आई थी। लेकिन वो बातें आप कहानी में मत बताइएगा। आज मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूं, जिंदगी के पता नहीं कितनी दिन हैं, लेकिन ये एक भयानक और खौफनाक सच्ची कहानी आज आपके हवाले की है। आप इसको सुना दीजिएगा और उम्मीद है सुनने वाले शहनाज की मगफरत के लिए दुआ करेंगे। दुआ ज़रूर कीजिएगा उसकी मगफरत के लिए। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।